हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे सेकंड लेक्चर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुका है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट हुक्स लॉ पे थे, हुक्स लॉ कवर कर दिया था बट पूरा नहीं कवर किया था। तो इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग हुक्स लॉ, देन देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसके बाद और छोटे छोटे पैसन्स लॉ वगैरह टॉपिक देखेंगे और फिर हम लोग जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। तो स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ ये बोलता है। उसमें हमने ये भी चीज बताया था कि उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो हुक्स लॉ अब हम लोग प्रॉपरली समझते हैं क्या होता है। तो हुक्स लॉ बताता है कि फॉर स्मॉल चेंज इन स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, यदि प्रोपोर्शनलिटी हम लोग चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसके को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी इसी के पे डिपेंड करती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये सब देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी के लिए बस इतना ही हुक्स लॉ है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ के कुछ लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। तो पहला लिमिटेशन है इट इज अप्लीकेबल फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। क्यों स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए अप्लीकेबल होता है, ये अभी थोड़ी देर बाद जब हम स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व देखेंगे उसमें हमको क्लियर हो जाएगा। हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्यों स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए ही अप्लीकेबल होता है। सेकेंड लिमिटेशन ये है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो है हुक्स लॉ फॉलो करते हैं, बट कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं स्मॉल डिफॉर्मेशन में भी, लाइक रबर है, प्लास्टिक है, ये सब जो है हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो सेकेंड लिमिटेशन ये है। ओके, तो यही हुक्स लॉ के दो लिमिटेशन है। तो आई होप ये हुक्स लॉ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग ड्रा करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये जो है कर्व ड्रा होता है। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक मटेरियल, एक वायर ले लेते हैं, उस पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो है फोर्सेस लगाते हैं, और फोर्स लगाने की वजह से उसमें फोर्स पर यूनिट एरिया ही स्ट्रेस होता है। तो फोर्सेस लगाते हैं और स्ट्रेस को कैलकुलेट करके हम लोग नोट कर लेते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए जितना भी चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन लेंथ होता है, वायर ले है तो चेंज इन लेंथ होगा, तो जितना भी चेंज इन लेंथ होता है उसको स्ट्रेन के फॉर्म में कैलकुलेट करके स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो है हम लोग डेटा तैयार करते हैं। डेटा कुछ इस टाइप का तैयार करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस कुछ लिखते हैं और स्ट्रेन लिखते हैं, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन, ऐसे करके हम लोग मल्टीपल वैल्यूज के ऑफ स्ट्रेस के लिए मल्टीपल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन ऑब्टेन करते हैं और इसको जो है एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्ट्रेस एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो कैसे लिखेंगे ये अभी हम जो है लिख करके बता देंगे। वो आप लोग वैसा ही एग्जाम में लिखेंगे और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ बना देंगे स्ट्रेस स्ट्रेन का। ये ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, ए बी सी डी ई। इस जितने भी पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, इन ऑल 5 पॉइंट्स को हम लोग लिख देंगे क्या क्या होते हैं ये पॉइंट। तो पहला पॉइंट होता है हमारा ए। ए को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। दूसरा पॉइंट हमारा होता है बी। बी को हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सी। सी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेट। फोर्थ पॉइंट होता है डी। डी को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और लास्ट पॉइंट होता है ई। ई को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो एग्जाम में ऐसे ही हमको ग्राफ ड्रा करना है और इधर सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। अब क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इसमें रीजन होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक रीजन हमारा होगा O टू A, देन A टू B, देन B टू D और D टू E। ये जो है 4 रीजन्स होंगे, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कैसे हम लोगों ने ये ग्राफ को ऑब्टेन किया। तो पहला पॉइंट होगा ड्रान एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग वायर। ठीक है,
वायर का यूज करके हम लोग इसको मैनुअली डेटा कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटली और इस ग्राफ को ड्रा करते हैं। वायर के लिए क्या किए, कैलकुलेटेड स्ट्रेस मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रिपेयर द डेटा फॉर द ग्राफ। ये 2 पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग जो है इस ग्राफ को ड्रा करते हैं, ठीक है। और जो ये ग्राफ हमने ड्रा किया है, ये ग्राफ सारे मटेरियल के लिए यही नहीं होता है, सारे मटेरियल के लिए थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, बट ऑलमोस्ट जो है शेप सेम होता है, ठीक है। तो पैटर्न सेम होता है, ठीक है, इसलिए ये जो है इतना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजन वाइज। तो सबसे पहला हम लोग रीजन देते हैं रीजन O2A। अब रीजन OA में क्या है, तो OA में यहां से हम लोग देख सकते हैं ग्राफ से कि ये जो रीजन O2A है इसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। क्लियरली ये ग्राफ से दिख रहा है आप लोगों को, यहां पे इस रीजन में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्लियर। और एक और पॉइंट है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुक्स लॉ होता है। इट मींस ये इन रीजन O2A हुक्स लॉ ओबे करता है, ओबे द हुक्स लॉ, ठीक है। इस रीजन में एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि यदि हम लोग स्ट्रेस को रिमूव कर दें, इट मींस जो अप्लाइड फोर्स है उसको रिमूव कर दें, तो जो भी मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अगेन से जो है ओरिजिनल शेप और साइज को ऑब्टेन कर लेता है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लेता है। तो वो इस रीजन में एप्लीकेबल होता है। रीजन O2A में यदि हम लोग स्ट्रेस रिमूव कर दें तो वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लेता है। इट मींस इस रीजन में हमारे 3 पॉइंट्स होंगे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओबे हुक्स लॉ, और तीसरा पॉइंट होता है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स इट ऑब्टेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 पॉइंट्स रीजन O2A के लिए होंगे, दैट इज स्ट्रेस, ठीक है। और ऐसा बिहेवियर इलास्टिक मटेरियल शो करते हैं, तो इट मींस कोई भी मटेरियल इस रीजन में इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट रीजन OA के लिए हैं, ठीक है। अब पॉइंट A क्या है, यील्ड पॉइंट है, इसको हमने ऑलरेडी बता चुका है, ऊपर वाले में A B C D E 5 पॉइंट्स को हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं रीजन A to B। रीजन A to B मींस प्रोपोर्शनल पॉइंट और यील्ड पॉइंट के बीच का रीजन। A to B मींस प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड पॉइंट और यील्ड लिमिट के बीच का जो पॉइंट है, बीच का रीजन है, उसके लिए देखते हैं। इस वाले रीजन में 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे लीनियर रिलेशन नहीं है, तो हुक्स लॉ भी ओबे नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो रीजन O2A में कोई भी सॉलिड इलास्टिक बिहेवियर शो करता था, इलास्टिक बिहेवियर मींस यदि स्ट्रेस को हम लोग रिमूव कर देते थे तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लेता था, वो सेम चीज यहां पे भी फॉलो करेगा कोई भी सॉलिड्स A to B रीजन में। A to B रीजन में भी यदि हम स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लेगा। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इस वाले रीजन के लिए A to B के लिए होंगे, ठीक है, उसको हम लोग लिख देते हैं। इट मींस जो मटेरियल आता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग रीजन B to D। B to C क्यों नहीं दिया है ये अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहां से B से D की बात करते हैं। तो B से D में हम लोग देख रहे हैं कि यदि स्ट्रेस को इंक्रीज कर दिया जाए तो स्ट्रेन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। शार्पली इंक्रीज इन स्ट्रेन इफ यू इंक्रीज स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि एक ऐसा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, B to D रीजन में यदि हम लोग स्ट्रेस को रिमूव भी कर दे तो वो सॉलिड्स अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन नहीं कर पाएगा, वो रीजन B to D है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन होगी। आफ्टर दैट कोई भी सॉलिड अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ऑब्टेन नहीं कर पाएगा, वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं C। उस पॉइंट को हम लोग C बोलते हैं, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है। उस पॉइंट को बोलते हैं C। इट मींस परमानेंट सेट पॉइंट। उस पॉइंट के बाद जो है कोई भी मटेरियल सेट हो जाता है, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन नहीं कर पाता है, तो C रीजन इसमें, C पॉइंट इसमें आ जाएगा। तो B to D में हमारे जो है पॉइंट्स, पहला होगा कि लीनियर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। इट मींस यदि हम लोग स्ट्रेस को थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ता है।
यदि स्ट्रेस को रिमूव कर दे तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को नहीं ऑब्टेन करता है, और सी एक परमानेंट सेट पॉइंट होता है, उसके यदि उसके बियॉन्ड स्ट्रेन बढ़ जाती है तो वो कभी भी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स जो है हमारे बी टू डी रीजन में होंगे। ठीक है, तो रीजन बी टू डी में ये हमारे 3 पॉइंट्स होंगे। अब जो है लास्ट रीजन है डी टू ई, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रीजन डी टू ई में क्या है, जो पॉइंट डी है वो स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जो पॉइंट डी है वो स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है। कोई भी मटेरियल उतनी मैक्सिमम स्ट्रेस को सस्टेन कर सकता है। आफ्टर दैट यदि हम लोग स्ट्रेस को बढ़ा दें, थोड़ा सा भी यदि इंक्रीज कर दें, माइक्रो अमाउंट में भी यदि इंक्रीज करें, तो क्या होगा कि वो अपना मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो डी और ई रीजन में क्या होता है, मटेरियल ब्रेक कर जाता है, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक केवल 2 पॉइंट होगा। एक पॉइंट डी होगा, डी मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर विच एनी बॉडी कैन सस्टेन, और ई आफ्टर बियॉन्ड ई, बियॉन्ड डी क्या होगा, मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और ब्रेक करने में जो डी और ई की पोजीशन है ये डिसाइड करती है कि हमारा बॉडी के जिस मटेरियल का बना है वो कैसा बिहेव करेगा, वो ब्रिटल होगा या फिर इलास्टिक या फिर प्लास्टिक होगा। ठीक है, ये जो है देख लेते हैं हम लोग पॉइंट डी और ई रीजन में। ओके, सो डी और ई यदि क्लोज रहते हैं तो ब्रिटल मटेरियल होता है। ब्रिटल मटेरियल जैसे ही हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाएंगे ब्रेक कर जाएगा। डक्टाइल मटेरियल की यदि थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेस बढ़ाएं तब भी वो ब्रेक तो नहीं करेगा लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया रहेगा। डक्टाइल मटेरियल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, दीज आर द डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा रहा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, उसके पॉइंट्स ए बी सी डी ई लिखेंगे। उसके बाद कैसे हम लोग इस ग्राफ को ऑब्टेन किए, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किए, डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन ऑब्टेन किए और उसको जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। उसके बाद डिफरेंट रीजन ओ ए, ओ बी, ओ ए बी, बी डी और डी, 4 रीजन है, इनको जो है एक्सप्लेन कर देंगे 1 by 1। हर एक रीजन में 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिखेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट इन द एग्जामिनेशन, और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ऐसे लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो जैसे ही हमने अभी हुक्स लॉ बताया उसमें जो कांस्टेंट के था उसको हमने बोला कि वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, तो के को हमने बोला था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट मींस के क्या था, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। के को अब ये के क्या होता है, तो हम लोगों ने जब स्ट्रेस पढ़ा रहे थे और स्ट्रेन पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन। इन तीनों सिचुएशन के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी वैसे ही होगा। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग बोलते हैं यंग मॉडुलस। बल्क स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग बोलते हैं बल्क इलास्टिसिटी। एंड फॉर द शियर स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग बोलते हैं शियर मॉडुलस। ठीक है, तो 1 by 1 हम लोग देख लेते हैं। तो यंग मॉडुलस क्या होगा, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। टेंसाइल स्ट्रेस तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होता था, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, चेंज इन लेंथ टू द टोटल लेंथ। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई कर के लिख देंगे तो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल इंटू ए, ये हो गया हमारा यंग मॉडुलस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो वही सेम रेशियो ऑफ बल्क स्ट्रेस टू द बल्क स्ट्रेन, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू वी डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा वी। ठीक है, अब देख लेते हैं शियर मॉडुलस, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस भी होगा, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, शियर मॉडुलस हो जाएगा। तो जी इक्वल टू शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या होता था, तो फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन थीटा। तो जी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू थीटा डिवाइडेड बाई ए।
ठीक है, तो ये रहा हमारा बल्क मॉडुलस, स्विंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है पॉइसन रेशियो क्या होता है। तो जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुक्स लॉ ने बता दिया था, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये रिलेशन होता है, यदि हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ता है, ठीक है। तो पॉइसन ने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि एक वायर ले लिया, ठीक है, ऐसा वायर लिया उन्होंने, और इसमें जो है अभी तक हम लोग क्या करते थे, फोर्स यहां पे लगाते थे, ठीक है, तो इसमें जो है चेंज हो जाता था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि फोर्स यहां पे ना लगा करके, बॉटम में ना फोर्स लगा करके, उन्होंने फोर्स यहां पे लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया। तो उन्होंने देखा कि इसका शेप तो चेंज हो गया, इसका जो एरिया था वो थोड़ा सा थिन तो हो गया, लेकिन लेंथ बढ़ गई, ठीक है। जैसे ही हम लोग साइड से फोर्स लगाए तो लेंथ इंक्रीज हो गया, साइड से जो है डिक्रीज हो गया। इट मीन जो साइड से डिक्रीज हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, और जो लेंथ वाइज इंक्रीज हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो साइड वाले को लेटरल और लेंथ वाले को लॉन्गिट्यूडिनल। तो इसी का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जितना ही साइड से डिक्रीज होगा लॉन्गिट्यूडिनली उतना ही इंक्रीज होगा, यदि लॉन्गिट्यूडिनली डिक्रीज होगा तो साइड से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने पॉइसन ने निकाला, और इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं पॉइसन रेशियो। और ये दोनों स्ट्रेन का रेशियो है, तो इसका जो है डायमेंशन कुछ नहीं होता है, नो डायमेंशन, यूनिट कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा पॉइसन रेशियो। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर, ठीक है। इसके बाद ये जो है टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, मटेरियल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा रहे थे उसमें बोल रहे थे कि किसी भी सिस्टम की जितनी एनर्जी होती है उतना ही वर्क डन करता है, या जितना वर्क डन करता है उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स की वजह से उसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इट मीन्स लेंथ बढ़ रही है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वर्क डन होगा, वही हमको यहाँ पे निकाल लेंगे, और वही वर्क डन को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो स्ट्रेच्ड वायर है, तो इसके अंदर जो है ऑब्वियस सी बात है एक फोर्स लगा होगा, स्ट्रेन लगा होगा, और इसकी लेंथ में चेंज हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। और इसकी लेंथ में जो चेंज है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं डीएल, ठीक है, स्मॉल लेंथ में चेंज हुआ है। तो जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो है वर्क डन का फार्मूला होता है। अब यहां पे हम लोग देखना होगा फोर्स क्या होगा, तो फोर्स हमने एफ लगाया हुआ है वो होगा, ठीक है, और dx क्या होगा, तो dl होगा, चेंज इन लेंथ, ठीक है। दो चीज तो पता चल गई, लेकिन फोर्स हम लोग कैसे हर एक मटेरियल का पता करेंगे कि इसमें इतना फोर्स लगेगा तो इतना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हुक्स लॉ को यूज करते हैं। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो यंग मॉडुलस होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इट मींस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, इट मींस डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। डेल्टा एल स्मॉल चेंज होता है तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल, इट मींस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। और किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस हम लोगों को पता रहता है, एरिया पता रहता है, चेंज इन लेंथ भी पता रहता है, लेंथ भी पता है, तो यहां से फोर्स हम लोग इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो एक्चुअल फार्मूला हुआ फोर्स का, लेकिन अपने कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एल को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एल से, ठीक है, ताकि हमारा फार्मूला इजी लगे और कैलकुलेशन वगैरह में आसानी हो, ठीक है। तो फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई ए एल डिवाइडेड बाई एल, एल डिवाइडेड बाई एल मीन ये स्ट्रेन ही है, ठीक है। तो यहां से फोर्स पता चल गया, और इसी में फार्मूले में रख करके हम लोग पहले डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी एल, एल है स्ट्रेन, एल इंक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ, अब डिफरेंशिएट करेंगे थोड़े ड्यूरेशन के लिए तो डी एल ले लेंगे, ठीक है। अब यहां से फोर्स की वैल्यू रख देंगे, तो वाई ए एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एल, ठीक है।
अब हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की लिमिट रखना होगा। ये एक ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ कि इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, कैसे लिमिट रखते हैं, उसको आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। इनिशियली जब लेंथ में कोई चेंज नहीं है, इट मींस डीएल 0 है, तो वर्क डन भी 0 होगा, ठीक है। अब लेंथ क्या हो गई है, यल हो गई है। अब अपडेटेड लेंथ एल हो गई है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को जो है इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो हमारा होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx जो होता है वो होता है x²/2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा w, लिमिट वैसे रख देंगे 0 to w। ये सब पूरे टर्म ya डिवाइडेड बाई यल ये कांस्टेंट है, तो ya डिवाइडेड बाई यल ये कांस्टेंट है, चेंज तो होना नहीं है, तो इसको एज इट इज रख लेंगे। और l इंटू डी एल, एक्स इंटू डी एक्स ये फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा l² डिवाइडेड बाई 2, लिमिट 0 to स्मॉल l, ठीक है। अब जो है सबको वैल्यू रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w माइनस 0 इक्वल टू YAL, अपर लिमिट l²/2 माइनस 0/2, ठीक है। इट मीन्स जो w आया वो YAL² डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल आया, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग लिखते हैं, तो w को 1/2 इंटू वाई यंग मॉडुलस इंटू l/l का होल स्क्वायर इंटू a इंटू एल, ठीक है। इसको अच्छे से हमने लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को यदि हम लोग देखें तो ये क्या बन गया है, w इज इक्वल टू 1/2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर और इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या होता है, जो वर्क डन है यही हमारी एनर्जी होती है, कंजर्व एनर्जी होगी, जितनी भी एनर्जी है, तो इसको हम लोग U से रिप्रेजेंट कर देंगे 1/2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या होता है कि हर एक मटेरियल का शेप साइज अलग अलग होगा, वॉल्यूम भी अलग अलग होगा, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते हैं एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो U क्या हो जाएगी 1/2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, वॉल्यूम पर यूनिट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक फार्मूला हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं फार्मूला को। तो U इक्वल टू क्या होता है 1/2, यंग मॉडुलस क्या होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर नीचे वाले से टर्म गायब हो जाएगा, इट मीन्स 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन U। इट मीन्स एनर्जी जो स्टोर रहती है किसी भी स्ट्रेस्ड वायर में वो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होती है, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला ये होता है कि यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये रहा एनर्जी का फार्मूला। ये चैप्टर खत्म हो गया, 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो गया है। आप लोग प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस जो है देख सकते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल पे प्रोसीड करेंगे। यदि कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको एज सुन एज पॉसिबल हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक्स डियर, थैंक्स गाइज।